सभी का स्वागत है सेलेक्टेड आईएएस में। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के तीसरे लेक्चर को लेकर आए हैं इस वीडियो में। आज से हम अपने सिलेबस के फुल फ्लेज सिलेबस की शुरुआत करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। जैसा कि हमने नदी घाटी सभ्यताओं को पढ़ रखा है, नदी घाटी सभ्यताओं में दो सभ्यताओं को पहले पढ़ा है, एक तो मिस्र की सभ्यता और दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता। जहाँ मिस्र की सभ्यता अफ्रीकी सभ्यता है, वहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता एशिया की सभ्यता है। वहीं सिंधु घाटी सभ्यताओं को हम पढ़ेंगे, ये सभ्यता भी एशिया की ही सभ्यता है। एशिया की सभ्यता में ये जो मुख्य रूप से ये सभ्यताएं जो व्यवस्थित हैं देखने को मिलती है वो पाकिस्तान और भारत में ये सभ्यताएं देखने को मिलती है। इसकी जो खोज का इसका जो कालखंड है उस कालखंड को देखते हैं। समय किस समय की ये सभ्यता थी? ये तो 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यताएं हैं। लगभग 500 वर्ष ये सभ्यताएं चली। लगभग 500 वर्ष आप मान के चल सकते हैं, लगभग 500 वर्ष या फिर 400 से 500 वर्ष अप्रॉक्स लेकर चल सकते हैं। लगभग इतने वर्षों तक ये सभ्यताएं चली और फिर धीरे धीरे सभ्यताएं समाप्त हो गई। हम इस सभ्यताओं की समाप्ति के बारे में अध्याय के आखिरी पड़ाव पर हम लोग सभ्यताएं कैसे समाप्त हुई और समाप्त होने के बाद सभ्यताएं का क्या हुआ, इसके हम जब ये सिंधु घाटी सभ्यताएं का लेक्चर हम समाप्त करेंगे और आखिरी पड़ाव पर इसको भी पढ़ेंगे। आइए इस सभ्यताओं को मैप पे देख लेते हैं। ये सभ्यताएं कहाँ पली भरी और भारत और पाकिस्तान के जो सीमांत क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में सभ्यताएं पनपी और फलपी। तो इन सभ्यताओं को मैप पे हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक मैप आप देख पा रहे होंगे, इस मैप को ध्यान से देखने पे आपको लगेगा, आपको पता चलेगा ये क्षेत्र ये भारत का क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये भारत का क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है ये भारत का क्षेत्र है और इसके इस तरफ पाकिस्तान का क्षेत्र आपको दिख रहा होगा। इसी के पाकिस्तान के क्षेत्र में आपको एक नदियां बहती हुई दिखती होगी। ये है सिंधु नदी। ये नदी सिंधु नदी जो वापस जाके अरब सागर में गिर जाती है। ये अरब सागर में गिर जाती है और इसी की कई नदियां सहायक नदी है, चेलम है, रावी है, सतलज है। तो ये नदियां हैं। तो इस नदियों के इर्द गिर्द ही सिंधु घाटी सभ्यताएं पनपी और फली फूलित हुई। यहाँ पे एक साइट देख पा रहे होंगे आप, हड़प्पा संस्कृति। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यताएं बनी, हड़प्पा। और थोड़ा नीचे आएंगे, इसके नीचे थोड़ा चलते हुए आएंगे तो मोहनजोदड़ो मिल जाएंगे। ये दो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे सिंधु घाटी के, मोहनजोदड़ो। आप देख पा रहे हैं ये हड़प्पा संस्कृति ये पाकिस्तान में अभी है और मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में ही व्यवस्थित है। ये पंजाब क्षेत्र में आता है, ये पंजाब क्षेत्र में हड़प्पा, और ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंध क्षेत्र में आता है, सिंध क्षेत्र में आता है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल को देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति में क्या कौन कौन से अभी वर्तमान में क्या क्या कौन कौन से हड़प्पा संस्कृति में आज के पंजाब आपको दिख जाएगा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी संस्कृति में देखने को मिलते हैं। ये जो हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी संस्कृति ये कितने किलोमीटर वर्ग में फैला था? लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ये जो दो संस्कृति हमने देखी थी, मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृति, इन दोनों संस्कृति काफी बड़ी संस्कृति मानी जाती है और प्राचीन तो है ही, लेकिन वर्ग किलोमीटर यानी कि क्षेत्र के दृष्टि से देखें तो भी ये बड़ी संस्कृति है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई और इसकी खोज किसने की, इसे हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अभी हाल ही दिनों में हुआ, यानी कि ज्यादा दिन इसकी खोज के नहीं हुए हैं। ये 1921 ईस्वी में इसकी खोज हुई है और इसके खोज करता है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने इसको खोजा था और ये जनाब तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये जनाब सर जॉन मार्शल है। ये ब्रिटिश पुरातत्वविदु यानी आर्कोलॉजिस्ट थे और ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक डायरेक्टर जनरल के पद पर आसीन थे उस वक्त, और इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यताओं की खोज की है। सिंधु घाटी सभ्यता की में जो प्रमुख नगर हैं उनमें से दो महत्वपूर्ण नगर, एक तो हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। इसकी चर्चाएं बहुत मिलती है। ये दोनों नगर वर्तमान में अभी पंजाब में है और पंजाब का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया है उसमें है, और मोहनजोदड़ो ये सिंध में है और ये भी अभी पाकिस्तान में है वर्तमान में। मोहनजोदड़ो को
प्रेतों का टीला कहा जाता था या फिर मुर्दों का टीला कहा जाता था। ऐसा माना जाता था यहाँ पे एक कोई भयानक युद्ध हुआ था और जिसमें काफ़ी संख्या में लोग मरे थे और जब वो लोग मरे तो वहीं उसी क्षेत्र में मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में वो दफ़न हो गए वही मिट्टी में। तो इसलिए इसको प्रेतों का टीला या मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो है इस सभ्यता की नगर योजना। नगर योजना या नगर योजना की व्यवस्थाएं बेहद सुव्यवस्थित थी, बेहद शानदार सुव्यवस्थित थी। अगर हम नगर को देखें तो नगर दो भागों में बटा हुआ था। इस तरह से जैसे मान लेते हैं यह एक क्षेत्र है, नगर का क्षेत्र है और नगर दो भागों में बटा हुआ था। ये भाग एक मान लेते हैं नगर का और ये भाग दो मान लेते हैं नगर का। भाग एक जो है ये इस नगर को चबूतरे पे बसाया गया था, यानी कि ईंट के चबूतरे इस क्षेत्र में नगर के इस भाग में लगा दिए गए थे ताकि इसकी ऊंचाई बढ़ जाए। और इस क्षेत्र में मुख्य लोग रहते थे। आप कह सकते हैं इस क्षेत्र में उच्च वर्ग के लोग रहते थे। वहीं भाग दो यानी कि जो निचला भाग है उसमें निम्न वर्ग के लोग रहते हैं। निम्न वर्ग के लोग रहते थे। इसमें काम करने वाले लोग होंगे, कामगार तरह के लोग होंगे, बढ़ई, धोबी, नाई इस तरह के लोग रहा करते थे निम्न क्षेत्रों में। और इस पूरे जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को, ये जो भाग एक है भाग दो नगर के, इसको वापस ईंट की दीवारों से घेर दिया जाता था। और ये जो उच्च वर्ग के क्षेत्र इसको भी एक दुर्ग बनाकर इसे घेरा जाता था। ईंट वाले क्षेत्र को भी दुर्ग बना के घेरा जाता था और इन पूरे क्षेत्रों को भाग एक भाग दो नगर के पूरे क्षेत्रों को भी एक ईंट की दीवारों से घेर दिया जाता था। निश्चित तौर पर सुरक्षा के लिए घेरा जाता होगा। उस वक्त हो सकती है बाहरी आक्रमण भी हुआ करता हो, इसलिए घेरा। चित्र में आप देख सकते हैं ये क्षेत्र आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से बनाया गया है। और ये जो दिख रहा है ये यही चबूतरा है। ये ईंट के बना के चबूतरे, ये चबूतरे पे बना हुआ नगर है। ऊंचे चबूतरे पर दुर्ग का निर्माण किया जाता था। यह चबूतरा ये प्रशासनिक और धार्मिक लोग रहा करते, मुख्य रूप से प्रमुख लोग या उच्च जाति के लोग ही रहा करते थे यहाँ पे। और आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, यहीं से वर्ग विभेद भी देखने को मिलता है। वर्ग विभेद आपको देखने को मिलेगा, यानी कि दो वर्ग समाज के दो वर्ग में दो वर्ग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे दो वर्ग देखने को मिल रहे हैं। दुर्ग के जो निचले क्षेत्र है वो आवासीय क्षेत्र कहलाते थे और उसमें निम्न वर्ग रहा करते थे। निम्न वर्ग जैसा कि बढ़ई, लोहार, चर्मकार, धोबी इस तरह के लोग, कामगार लोग, मजदूर लोग रहा करते थे। दुर्ग और पूरे शहरों को ईंट के निश्चित तौर पर सुरक्षा के पर्पज से ही इसे घेरा जाता होगा, यह कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भवन निर्माण में जो ईंट का प्रयोग किया जाता था वो ईंट, एक तो ईंट सबसे बेहतरीन बात है, ईंट पकी हुई ईंट थे, यानी कि इसे आग में पकाया जाता था, यानी कि ईंट भट्टों का उस वक्त चलन हो चुका था। और ईंट का जो आकार एक निश्चित आकार का होता था। ईंट का 2:1 में, यानी कि 4 आपकी लेंथ हो गई, 2 आपकी ब्रेथ हो गई और 1 आपकी हाइट हो गई, यानी कि ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, इस तरह के ईंट हुआ करते थे एक निश्चित आकार के। आकार क्या है इसे ध्यान में रखेंगे, 4:2:1 इस आकार में होती थी। पकी हुई ईंट महत्वपूर्ण है कि हमें मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में, ये पकी हुई ईंट मिलती है, इस आग में पकाया जाता है। समकालीन सभ्यता में हमने पढ़ा है, मिस्र की सभ्यता हो या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, इस सभ्यताओं में ईंट मिलते हैं। वहीं मिस्र की सभ्यताओं में जो ईंट मिलती है वो ईंट धूप में पकाया जाता है, यानी कि ईंटों को बनाकर छोड़ दिया जाता था धूप में, और जब ये धूप में पक जाती थी या सूख जाती थी फिर लगाया जाता था। ये मिस्र की सभ्यता में। मेसोपोटामिया सभ्यता में ईंट पकाई जाती थी, लेकिन इसकी मात्रा यानी कि पकी हुई ईंट का उपयोग बहुत कम दिखता है। मेसोपोटामिया सभ्यता में हमें बहुत कम दिखता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी उसे हम देखते हैं। नगर योजना में नगर जो थी वो
ग्रिड पैटर्न पर। ग्रिड पैटर्न का मतलब ही होता है चेस बोर्ड, यानी कि आप ये देख पा रहे हैं चेस बोर्ड किस तरह से, इस तरह से चेस बोर्ड एक प्रॉपर तरह से चीजें व्यवस्थित है और एक साइज भी इसका बराबर है चेस बोर्ड की तरह। सड़कें सीधी होती थी और समकोण पे काटती, यानी कि आप इसे देख सकते हैं, सड़कें सीधे और समकोण पे काटती थी। ये मान लेते हैं सिंधु घाटी का एक क्षेत्र है और ये दूसरा क्षेत्र है, ये तीसरा क्षेत्र है सिंधु घाटी का, ये चौथा क्षेत्र है। हम इसे रीजन 1 बोलते हैं, इसे रीजन 2 बोलते हैं, इसे रीजन 3 और इसे रीजन 4। ये रीजन, यहाँ पे लोग रहते हैं, अलग अलग बस्तियां बसी हुई, लोग यहाँ पे रहते हैं, घर बने हुए हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं। अब यहाँ से सड़कें गुजरेगी, यहाँ से सड़कें गुजरी, एक सड़क यहाँ से गुजरी और दूसरी सड़कें यहाँ से गुजरी, आप देख पा रहे हैं यहाँ से, और ये सड़कें एक दूसरे पर समकोण पर काटती, समकोण मतलब 90 डिग्री पर, बिल्कुल सबको सड़कें 90 डिग्री पर काट रही है एक दूसरे को, और सड़कें सीधी हुआ करती थी, सड़कें सीधी हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। नगर व्यवस्था में आप देखेंगे निकासी पाइप, यानी कि नालियां बनी हुई रहती थी, नालियों में मेन होल होते, मेन होल आप देख सकते हैं, इस तरह के मेन होल अब भी दिखेंगे आपको। वर्तमान नगर जो है, वर्तमान नगर और सिंधु घाटी के नगर एक जैसे ही मालूम पड़ते, एक जैसे ही मालूम पड़ते, एकदम एक जैसे ही मालूम पड़ते हुआ, यानी कि सिंधु घाटी के नगर को आपको जानना है तो आज के नगर जैसे हैं, सेम टू सेम उसी तरह नगर सिंधु घाटी के नगर होते थे। आज के नगरों में ही नालियां रहती है, नालियां ढका हुआ होता है, उस समय सिंधु घाटी में नालियां चूना पत्थर से ढका हुआ होता था, आज सीमेंटेड पार्ट से ढके हुए होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के ये परिचय 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 वीडियो था या लेक्चर था। इसके बाद हम नेक्स्ट से इसे अलग-अलग भागों में देखेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।